हेलो एवरीवन, आई एम भूमिका प्रजापति। सो एंशिएंट इंडिया में ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। बेसिकली सेकेंड पार्ट है वैदिक एज के ऊपर। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ऋग वैदिक पीरियड के बारे में डिस्कस कर रहे थे। एज आई सेड कि जो वैदिक एज है उसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। एक पार्ट जिसे ऋग वैदिक एज कहा जाता है, दूसरा पार्ट जिसे लेटर वैदिक पीरियड कहा जाता है। तो ऋग वैदिक पीरियड बेसिकली वो टाइम पीरियड था जहाँ पे ऋग्वेद कंपोज हुआ था, एंड लेटर वैदिक पीरियड में जो दूसरे हमारे जो तीन वेदास है वो कंपोज हुए थे। सो इसलिए इसको लेटर वैदिक पीरियड के नाम से जाना जाता है। आज हम देखेंगे कि आखिर मेन डिफरेंस क्या है ऋग वैदिक से, क्या ट्रांजिशन हुआ, क्या शिफ्ट देखने को मिला कि हमें इसको एक अलग पीरियड के तौर पे स्टडी करना पड़ता है, बिकॉज बहुत वास्ट चेंजेस आए थे ऋग वैदिक से लेकर लेटर वैदिक टाइम पीरियड में। क्लियर? सो हम वन बाय वन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सो देखो, सबसे पहली चीज़ अगर मैं आप लोगों को ऋग वैदिक टाइम पीरियड के बारे में बताऊं तो मैंने आप लोगों को बताया था कि खैबर पास को क्रॉस करते हुए वो लोग इंडिया में जो पंजाब वाला एरिया है वहाँ पर सबसे पहले आके जो है सेटल हुए थे। तो अराउंड इस एरिया में आसपास जो है हमारे ऋग वैदिक टाइम के जो लोग थे, वो जो हमारे आर्यंस थे ऋग वैदिक टाइम के, वो इधर आके सेटल हुए थे। स्लोली क्या हुआ, वो लोग शिफ्ट करने लगे। ठीक है, वो ईस्ट वर्ड जो है शिफ्ट करने लगे। शिफ्ट करने के साथ साथ क्या हुआ था, यहाँ पर 1000 BC में इन लोगों ने आयरन की खोज कर ली थी। ठीक है, आयरन की डिस्कवरी 1000 BC में हो गई थी। तो जैसे ही इन लोगों को आयरन के एज अ मेटल के बारे में पता चला कि आयरन का यूज़ इन चीज़ों में किया जा सकता है, तो इन्होंने क्या करा कि जब ये ईस्टवर्ड आगे बढ़ रहे थे तो अगर कोई फॉरेस्ट वाला रीजन था तो वो फॉरेस्ट पूरे इन लोगों ने काट दिए, और अगर ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने, ऐसा नहीं था कि सारे फॉरेस्ट काट दिए थे, उन्होंने वहाँ पर जो है फॉरेस्ट को जला भी दिए थे। बेसिकली ये वो टाइम पीरियड आ गया था जहाँ पर ये लोग ये अवेयर हो चुके थे कि सिर्फ जानवरों को पालना ही उन लोगों का मेन ऑक्यूपेशन नहीं हो सकता है। उन लोगों ने अपनी सेकेंडरी ऑक्यूपेशन जो कि एग्रीकल्चर थी उस पर थोड़ा सा ज़्यादा प्राइमरी फोकस वो लोग डालने लगे। तो यहाँ पर आयरन की डिस्कवरी के साथ क्या था कि यहाँ पर खेती करना उनके लिए ईजी हो गया, बिकॉज आयरन की टूल्स यूज़ करके वो फार्मिंग में उनको थोड़ी ना ईज मिलने लगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, वो लोग पहले एक नोमैडिक लाइफ जीते थे, राइट, कि जहाँ पर अच्छा पास्चर लैंड होगा वहाँ पर हम लोग चले जाएंगे, और उसी फेज़ में वो लोग ईस्टवर्ड आगे आगे बढ़ रहे थे। बट यहाँ पर आयरन की डिस्कवरी के बाद वो एक सेटल लाइफ धीरे धीरे जीने लगे, कि उनको लगा कि यार ये लैंड फर्टाइल है, यहाँ पर अच्छे से खेती हो जाएगी और ग्रास व्रास भी ग्रो कर लेंगे जो हमारे एनिमल्स के लिए रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने जानवरों को पालना बंद कर दिया था, बट यहाँ पर जो सेकेंडरी ऑक्यूपेशन हुआ करती थी ना उनकी, जो कि खेती करना था, राइट, जो एग्रीकल्चर था, फार्मिंग था, वो थोड़ा सा अब उनका प्राइमरी फोकस में आ गया। ठीक है, कि उनको लगा कि हम एक नोमैडिक लाइफ की जगह एक सेटल लाइफ जी सकते हैं। तो धीरे धीरे पूरे जो गेंजेटिक प्लेन है यहाँ पर उन्होंने क्या कर लिया, यहाँ पर एक सेटल्ड वे में यहाँ पर अपनी लाइफ गुजारने लगे। और प्लस मैंने आपसे लास्ट टाइम ही कहा था कि स्लोली पूरे नॉर्थ इंडिया में ये लोग रहने लगे। तो जो वो आर्यन जो कि सिर्फ पंजाब वाले एरिया में रह रहे थे और स्लोली बढ़ रहे थे, ऐसा नहीं था, जहाँ पर अच्छा पास्चर मिलता था वहाँ पर चले जाते थे वो, बट वो सिर्फ पंजाब के आसपास वाले रीजन में रह रहे थे, वो ऋग वैदिक आर्यन थे। फिर ये लोग आयरन की डिस्कवरी के बाद जब पूरे गेंजेटिक प्लेन में फैल गए एंड पूरे नॉर्थ इंडिया में फैल गए, वो जो था, जो टाइम पीरियड है, उसे हम लेटर वैदिक आर्यंस कहते हैं। तो आपको समझ में आया कि शिफ्ट हुआ कैसे, क्यों हुआ। क्लियर? इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो आयरन ने प्ले करा है, ये हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर दो सबसे बड़े चेंजेस देखने को मिले। जो ऋग वैदिक आर्यन थे वो नोमैडिक पीपल थे, और उनकी जो लाइफ थी वो पूरी पास्टोरल बेस्ड थी। ठीक है, जहाँ पर अच्छा पास्चर लैंड होगा वो लोग वहाँ पर चले जाते थे। अब जो लेटर वैदिक पीरियड में जो लोग आ गए हैं, जो आर्यंस हैं, वो लोग एक सेटल्ड लाइफ प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है, और उन्होंने अब एग्रीकल्चर को, खेती करने को जो है अपना प्राइमरी ऑक्यूपेशन बनाने का सोच लिया। मेन चेंजेस समझ में आए, और इसका सबसे बड़ा रोल कौन प्ले कर रहा है इसमें, वो है आयरन। आयरन की डिस्कवरी इन 1000 BC। क्लियर? अब हम वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझते हैं। पहले ये समझ लो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि वैदिक एज जो है इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। क्लियर? जो फर्स्ट पार्ट है वो है हमारा ऋग्वैदिक पीरियड, और ऋग्वैदिक पीरियड को ऋग्वैदिक पीरियड इसलिए कहा जाता है बिकॉज इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ऋग्वेद जो है कंपोज हुआ था। उसके बाद आ जाता है हमारा लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड में हमारे जो रिमेनिंग 3 वेदास है वो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कंपोज हुए थे। क्लियर?
अब हम जिस तरीके से हमने ऋग्वैदिक पीरियड में जैसे चीज़ें डिस्कस करी थी कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या था, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हमने डिस्कस करी थी, रिलीजन के बारे में सोशल स्ट्रक्चर डिस्कस करा था, उसी तरीके से हम लेटर वैदिक पीरियड की ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे कहा था कि हम वैदिक लिटरेचर डिटेल में पूरा डिस्कस कर चुके हैं, उसमें एक चीज़ हमारी रह गई थी, वो था उपवेद। तो उस उपवेद को हम लोग आज के ही लेक्चर में कवर कर लेंगे ताकि आपका वैदिक लिटरेचर से भी कुछ भी ना छूटे। सो बेसिकली इन 2 लेक्चर को मिलाकर हमने पूरा जो वैदिक सिविलाइजेशन है उसको काफ़ी ज़्यादा डिटेल में देख लिया है। क्लियर? अब हम लेटर वैदिक पीरियड को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लें। तो द पीरियड दैट फॉलोड ऋग्वैदिक एज, उसी को हम लेटर वैदिक एज कहते हैं। So the age witnessed the composition of 3 later Vedas, that is सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसके अलावा ब्राह्मणास भी यहाँ इस टाइम पीरियड में कंपोज हुए, उपनिषद्स भी कंपोज हुए और हमें रामायण और महाभारत जैसे 2 एपिक्स भी इसी टाइम पीरियड में देखने को मिलते हैं। So the age witnessed the composition of 3 later Vedas, that is सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, well as brahmanas and upanishads of all the 4 Vedas and later on the 2 epics, that is the रामायण and महाभारत, वो भी हमें इसी वेद में देखने को मिलते हैं। इसके बाद जो लेटर वैदिक पीरियड है इसमें इंद्रदेव, ठीक है, जो कि सबसे सुपीरियर गॉड हुआ करते थे ऋग्वैदिक टाइम पीरियड में, जिसको अराउंड 250 हाइम्स उनके लिए ऋग्वेद में डेडिकेटेड थे, वही इंद्रदेव को प्रजापति ने लेटर वैदिक पीरियड में क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। प्रजापति जिन्हें द क्रिएटर माना जाता है। क्लियर? तो यहाँ पर ये चीज़ समझ में आई। एक जो सबसे बड़ा डिफरेंस आपको अब यहाँ पर ना थोड़ा सा कंपेयर करते हुए चलना। अच्छा, ऋग्वेद में इंद्रदेव थे, बट वहीं लेटर वैदिक पीरियड में कौन आ गए, प्रजापति आ गए। अच्छा, ऋग्वेद में जो कास्ट सिस्टम था वो क्लास बेस्ड था, यही कास्ट सिस्टम लेटर वैदिक पीरियड में क्या हो गया, हेरिडिटरी हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ों को क्या करना है, आप लोगों को कंपेयर करते हुए चलना है, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि ऋग्वेद और लेटर वैदिक पीरियड में आखिर अंतर क्या है, क्यों दोनों को अलग अलग करके पढ़ना पड़ता है। क्लियर? Since 1000 BC iron was discovered, therefore iron was used as weapons and instrument। मतलब क्या हुआ ना, यहाँ पर आयरन की डिस्कवरी के साथ उनको एक ईज मिल गया एग्रीकल्चर करने के लिए। ठीक है, कि उनको लगा यार यही टूल्स से तो आसानी से हमको खेती में जो है सारी चीज़ें ईजिली हम कर पाएंगे। तो यहाँ पर वो एक ईज लेवल पर आ गए कि यार ठीक है, अच्छी चीज़ हो रही है। वहीं पर दे डिसाइडेड कि यार अब नोमैडिक लाइफ नहीं जीनी है, थोड़ा सेटल होकर रहेंगे। क्लियर? So the four-fold division of Varna system in later Vedic period was determined on the basis of birth rather than occupation। तो हम सभी जानते हैं कि ऋग्वैदिक पीरियड में ऑक्यूपेशन के बेसिस पर कास्ट सिस्टम का डिवीजन हुआ था या वर्ण सिस्टम का डिवीजन हुआ था। यही चीज़ हेरिडिटरी हो गई, यही चीज़ बर्थ के बेसिस पर हो गया लेटर वैदिक पीरियड में। तो यहाँ पर आप देख रहे हो रिजिडिटी बढ़ गई है। ठीक है, वो वर्ण सिस्टम जो ऑक्यूपेशन के बेसिस पर बनाया गया था, ठीक है, कि जो जैसा काम करेगा उसको वैसे वर्ण में रखा जाएगा। बट इस चीज़ को इन लोगों ने क्या कर दिया, हेरिडिटरी कर दिया, कि जो जहाँ पैदा होगा वो उस वर्ण का कहलाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते अब हम पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे कि हम लोगों ने ऋग्वैदिक पीरियड के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में देखा था कि सबसे टॉप पर जन था, ठीक है, और जन के जो हेड थे उनको हम क्या कहते हैं, राजन कहते हैं। यहाँ पर जो जन हुआ करते थे, जो छोटे छोटे जन हैं, उनको मिलाकर यहाँ पर महाजनपद बन गए। इसकी भी एक स्टोरी है, पहले जन हुआ करते थे, फिर जनपद आए, फिर जनपद से महाजनपद बने। बट यहाँ पर हमें अब लार्जर किंगडम्स देखने को मिल रहे हैं, वो है लेटर वैदिक पीरियड में, जिन्हें महाजनपद और राष्ट्र के नाम से जाना जाता है। हम महाजनपद बहुत ज़्यादा डिटेल में देखेंगे, तो आप उसकी चिंता मत करो। अभी बस ये समझो कि लेटर वैदिक पीरियड में जो बड़े किंगडम्स थे उनको महाजनपद और राष्ट्र के नाम से जाना जाता था। क्लियर? द पावर ऑफ किंग हैड इंक्रीज एंड ही forced to perform various rituals and sacrifices for making his position strong। हम सभी जानते हैं कि वेदास में अलग अलग रिचुअल्स और यज्ञ बताए गए हैं। उसमें से बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स थे जो उस टाइम पर लेटर वैदिक पीरियड में किंग्स परफॉर्म करते थे ताकि उनकी जो पोजीशन है उसको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा सके। जिसमें से एक है राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ। जिसमें से जो अश्वमेध है उसमें हॉर्स का सेक्रीफाइस होता है, वाजपेयी में घोड़ों की जो है रेस करवाई जाती है। तो अलग अलग जो है रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते थे लेटर वैदिक पीरियड में ताकि किंग जो है अपनी पोजीशन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सके। द टाइटल्स ऑफ किंग्स व यहाँ पर किंग के जो टाइटल है वो अलग अलग टाइटल्स होल्ड करते थे, जैसे कि राजा विश्वाजन, ठीक है, फिर अहिला भुवनपति, फिर एक राट सम्राट जो कि सोल रूलर को कहा जाता है। इस तरीके के अलग अलग टाइटल्स इन लोगों ने क्या करे हैं, होल्ड करे हैं।
द समिति एंड सभा व डिमिनिश्ड। हमने देखा था कि ऋग्वैदिक पीरियड में 2 असेंबलीज हुआ करती थी जो किंग को एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से करना चाहिए उसको सजेस्ट करती थी। जैसे कि मैंने आप लोगों को कीवर्ड भी बताए थे, मैंने सभा का कीवर्ड आपको बताया था कि ये एल्डर लोगों का, ठीक है, एल्डर लोगों का जो ग्रुप था वो सभा में रहता था। ये लोग क्या करते थे, क्रिमिनल लॉ जो है, बेसिकली क्रिमिनल ट्रायल्स जो है सभा करती थी। फिर मैंने समिति का बताया था, समिति का मैंने आपको कीवर्ड्स क्या बताया था कि कॉमन लोगों का एक पूरा था, ये पॉलिटिकल बिजनेस जो था स्टेट का उसको देखने का काम करती थी। क्लियर? तो ये सभा और समिति नाम की जो 2 असेंबलीज जो कि ऋग्वैदिक पीरियड में एग्जिस्ट करती थी ये डिमिनिश हो गई लेटर वैदिक पीरियड में। क्लियर? अब हम देख लेते हैं पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में। जो वर्ण सिस्टम था इट बिकेम इम्पॉर्टेंट एंड सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 4 डिविजन्स सच एज ब्राह्मण, क्षत्रियस, वैश्यस एंड शूद्रस। हम सभी जानते हैं कि वर्ण सिस्टम जो है इस पर्टिकुलर सोसाइटी के लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। वो 4 डिवीजन कौन से थे वर्ण सिस्टम के, तो ब्राह्मण्स, क्षत्रियस, वैश्यस और शूद्रस। ब्राह्मण्स और क्षत्रियस जो थे वो हायर पोजीशन पे थे। ब्राह्मण्स जो कि प्रीस्ट थे और क्षत्रियस जो कि स्टेट को प्रोटेक्ट करने का काम करते थे, सोल्जर्स, आर्मी, वो क्षत्रियस थे और ये दोनों हायर पोजीशन पे थे। उसके बाद वेरियस सबकास्ट जो है डिवाइड की गई थी ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन। इस दौरान वुमेन्स वर ट्रीटेड इज इन्फीरियर एंड सबऑर्डिनेट टू मैन। प्लस उनकी जो भी पॉलिटिकल पोजीशंस थी, जैसे कि मैंने आपसे कहा था जब हम ऋग्वैदिक पीरियड पढ़ रहे थे, मैंने बताया था कि वुमेन्स की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, उनको काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती थी। वो लोग असेंबलीज जो कि सभा और समिति है अटेंड करने का उनके पास पूरा राइट था। यही राइट्स इनसे छीन लिए गए थे लेटर वैदिक पीरियड में। क्लियर? तो यहाँ पर वुमेन्स जो है दे वर ट्रीटेड एज इन्फीरियर एंड सबऑर्डिनेट टू मेन। चाइल्ड मैरिजेस व कॉमन इन सोसाइटी, वेरएज ऋग्वैदिक टाइम पीरियड में चाइल्ड मैरिजेस के कोई भी एविडेंस नहीं मिले हैं ऋग्वैदिक पीरियड में, बट यहाँ पर लेटर वैदिक पीरियड आते आते चाइल्ड मैरिज काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गया सोसाइटी में। आगे बढ़ते अब हम इनके इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये भी चीज़ समझना कि गाय की इंपॉर्टेंस ऋग्वैदिक पीरियड में काफ़ी ज़्यादा थी। तो वो लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा काउस थी वो काफ़ी ज़्यादा वेल्दी थे। क्लियर? बट यहाँ पर चीज़ें चेंज होने लगी क्योंकि यहाँ पर फॉरेस्ट जो है एक प्राइमरी ऑक्यूपेशन बन गया, तो यहाँ पर लैंड की इंपॉर्टेंस थोड़ी बढ़ती हुई देखने को मिलती है। क्लियर? सो मोर लैंड वॉज ट्रीटेड फॉर कल्टिवेशन बाय क्लियरिंग फॉरेस्ट। एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन बन गया यहाँ पर लोगों का। ये लोग बार्ले, राइस, वीट ये सारी चीज़ें उगाने लगे। अमंग इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, यहाँ पर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ भी थोड़ी सी देखने को मिली, जैसे कि मेटल वर्क, लेदर वर्क, कारपेंट्री, पॉटरी एडवांसमेंट, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई लेटर वैदिक पीरियड में। इंटरनल ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव हो गई। यहाँ पर ट्रेड्स सी के थ्रू होने लगे। फिर हेरिडिटरी मर्चेंट्स जिन्हें वान्य कहा जाता है, ठीक है, दे फॉर्म्ड अ डिफरेंट क्लास। तो वो लोग जो कि हेरिडिटरी मर्चेंट्स थे उनको वान्य कहा जाता है। ये टर्म आप लोगों को याद रखना है जो कि क्या है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर वैश्यास इंडल्ज्ड इन ट्रेड एंड कॉमर्स, ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू गिल्ड्स, जिसको गण कहा जाता है। तो ये अलग अलग गिल्ड्स में खुद को क्या कर लेते थे, डिवाइड कर लेते थे, जिसको गण कहा जाता है। गोल्ड कॉइन्स लाइक सतमान, जो पहले हमने निष्का नाम का गोल्ड कॉइन सुना था कि पीसेज ऑफ गोल्ड जो है दिए जाते थे इन एक्सचेंज ऑफ थिंग्स। अब यहाँ पर जो गोल्ड कॉइन है लेटर वैदिक पीरियड में उसको सतमान कहा जाता है, ये चीज़ याद रखना। एंड सिल्वर कॉइन्स लाइक कृष्णाला वर यूज एज मीडियम्स ऑफ एक्सचेंज। तो पहले अगर मैं ऋग्वैदिक टाइम पीरियड की बात करूँ तो एक तो बार्टर सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा था और जो ये गोल्ड के पीसेज यूज़ करते थे उसे निष्का कहा जाता था। यहाँ पर सतमान यूज़ किया जा रहा है, दैट इज़ गोल्ड कॉइन, और कृष्ण नाला जो कि सिल्वर कॉइन्स हैं हमारे, वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन चुके हैं। इंद्र एंड अग्नि दे लॉस देयर इंपॉर्टेंस। प्रजापति द क्रिएटर, विष्णु द प्रोटेक्टर एंड रुद्र द डिस्ट्रॉयर, ये तीनों मेन भगवान बन गए। तो विष्णु जी, महादेव दैट इज रुद्र जिनको द डिस्ट्रॉयर कहा जाता है, प्रजापति द क्रिएटर, ये जो है लेटर वैदिक पीरियड के मेन गॉड बने। रिचुअल्स बिकेम मोर एलैबोरेट एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रेयर्स डिक्लाइन। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ऋग्वैदिक पीरियड में प्रेयर्स पे ज़्यादा जो है एम्फेसाइज किया जाता था, बट प्रेयर्स की जो इंपॉर्टेंस थी वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगी। बिकॉज देखो यहाँ पर ब्राह्मण्स का डोमिनेंस आपको देखने को मिल रहा है और ब्राह्मण्स किस चीज़ पे ऑब्वियसली ज़्यादा फोर्स करेंगे कि आप ये रिचुअल परफॉर्म करो, आप ये यज्ञ करो, ये सेक्रीफाइस करो। तो ये टाइम पीरियड में ना रिचुअल्स और ये सारी चीज़ें जो है इस पर ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाने लगा इन लेटर वैदिक पीरियड।
The priesthood became hereditary and they dictated the rules for these rituals and sacrifices. As a strong protest against the priesthood, Buddhism and Jainism were raised at the end of this period. देखो, हम सभी जानते हैं जब किसी सोसाइटी में रिजिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, या टॉर्चर किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, या डोमिनेंस किसी चीज़ का ज़्यादा बढ़ जाता है, तो हमेशा उस चीज़ को अपोज करने के लिए कोई नई चीज़ जन्म लेती है. सेम हुआ था वैदिक एज में, जब वैदिक रिचुअल्स, वैदिक सेक्रीफाइसेस, वैदिक यज्ञ ये बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तब बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का जन्म हुआ. जहाँ वैदिक रिचुअल्स और ये सारी चीज़ें कहते थे, एक्सट्रीम वेज बताते थे, ठीक है, ऐसे रिचुअल्स, ऐसी चीज़ें बताई जाती थी जो नॉर्मल लोगों को समझ में नहीं आती थी. इन्हीं चीज़ों को ओवरकम करने के लिए, इन्हीं प्रॉब्लम्स को समझते हुए बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जो है इसका जन्म हुआ था. ये आप हमेशा देखोगे, जब जब सोसाइटी में रिजिडिटी बढ़ेगी किसी चीज़ को लेकर, तब तब कोई नई चीज़ राइज करेगी जो उस चीज़ का अपोज कर रही होगी. क्लियर? तो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म वैदिक सिविलाइजेशन या लेटर वैदिक पीरियड के एंड में हमको राइज करता हुआ देखने को मिलता है, जो बताता है कि आपको एक्सट्रीम फॉर्म्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए. स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट बुद्धिज़्म. जैनिज़्म में फिर भी थोड़े से एक्सट्रीम फॉर्म्स देखने को मिलते हैं, बट बुद्धिज़्म में हमेशा मध्य मार्ग की बात की गई कि एक सबसे कम तरीका और एक सबसे एक्सट्रीम वे, उसके बीच में भी एक रास्ता है जिसको फॉलो करके आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है. क्लियर? तो ये चीज़ें जो है इसमें समझाने की बात की गई है. आगे बात कर लेते हैं. अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं. जैसे कि अथर्ववेद में कहा गया है कि बर्थ ऑफ डॉटर वॉज नॉट अप्रिशिएटेड. ठीक है, बेटी के जन्म की निंदा की गई है अथर्ववेद में. तो आप सोचो कि हमारे पुराने वेदास ही हमें इस तरीके की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो आगे तो यही चीज़ ना बढ़ेगी ना, जनरेशन बाय जनरेशन यही चीज़ें पास ऑन हुई होगी. क्लियर? इसके बाद ऐत्रेय ब्राह्मण की बात करूँ तो डॉटर वो कंसिडर्ड एज अ सोर्स ऑफ मिजरी. वुमेन्स वर डिनाइड ऑफ गायत्री मंत्र. आपको यहाँ पर बेसिकली ये देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से वुमेन्स के कंडीशन, ठीक है, लड़कियों की कंडीशन लेटर वैदिक पीरियड में और भी ज़्यादा ख़राब हो गई. देखो, अगर मैं ओल्डेस्ट चीज़ों की बात करूँ, दिस इज़ व्हाट आई थिंक, अगर मैं ओल्डेस्ट चीज़ों की बात करूँ, जैसे कि ऋग्वेद हो गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, इसमें कितनी सारी अच्छी चीज़ें, ये पास ऑन क्यों नहीं हुई? ये जो गलत चीज़ें हैं वही पास ऑन क्यों हुई? हमें ये क्यों नहीं सिखाया जाता कि यार बॉयज़ एंड गर्ल्स आर इक्वल. ठीक है, जहाँ ऋग्वेद में अगर हम चीज़ देखें, वहाँ पर वुमेन्स को इक्वल रिस्पेक्ट मिलती थी. इनफैक्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन में पेट्रियार्कल सोसाइटी नहीं थी यार. वहाँ पर मेल गॉड्स और इन सब की तो बातचीत बहुत रेयर हुई है. वहाँ पर फीमेल फिगराइंस, फीमेल गॉडेस फिगराइंस, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मिली है. ठीक है, आज भी हम फीमेल गॉड्स की पूजा करते हैं, बट इक्वल रिस्पेक्ट की बात आती है तो वो चीज़ें गायब हो जाती है. ठीक है, थिंग्स बाय वापस आ जाते हैं लेक्चर पे. वुमेन्स वर डिनाइड ऑफ गायत्री मंत्र एंड उपनयन संस्कार. एमर्जेंस ऑफ जनपद, मैंने कहा था कि जन से जनपद बना, जनपद से महाजनपद बना, ये चीज़ें देखने को मिली है. अथर्ववेद किंग एज प्रोटेक्टर ऑफ ब्राह्मण्स एंड ईटर ऑफ पीपल. यहाँ पर अथर्ववेद में राजा के बारे में कहा है कि जो किंग था वो ब्राह्मण्स को प्रोटेक्ट करते थे, बट वो लोगों को खा जाते थे. ये चीज़ अथर्ववेद में किंग के बारे में कही है. ये स्लाइड काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, समझ जाओ, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं. इसके बाद सतपथ ब्राह्मण में इट मेंशंस वेरियस स्टेजेस ऑफ एग्रीकल्चर, जैसे कि प्लोइंग, सोइंग, रीपिंग, थ्रेशिंग. ये अलग अलग जो स्टेजेस थी एग्रीकल्चर की, ये कौन से ब्राह्मण में मेंशन की गई? तो ये सतपथ ब्राह्मण में है. क्रॉप्स कौन कौन से थे? तो जैसे कि बार्ले, यव, राइस, व्रीही, वीट, गोधुमा, ये सारे क्रॉप्स ग्रो किए जाते थे. आयरन की डिस्कवरी 1000 BC में हुई थी. इंटरनल ट्रेड सेंटर्स हस्तिनापुर और कौसाम्बी नगर ये थे. पुशान की बात करें तो पुशान जो है वॉज प्रोटेक्टर और गॉड ऑफ कैटल्स. देखो, इनिशियली ये जानवरों के भगवान माने जाते थे, बाद में इन्हें शूद्रस के भगवान बना दिए गए थे. साइंस ऑफ आइडोलेट्री अपीयर इन लेटर वैदिक टाइम. ठीक है, तो आइडल्स की भी पूजा करना, ये सब भी लेटर वैदिक टाइम में होने लगा. इसके बाद इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स देख लें. सुथ, जो कि चैरियोटर को कहा जाता है. भागदुगा टैक्स कलेक्टर जो है, ये एक ऑफिसर थे. भागदुगा जो कि टैक्स कलेक्टर ऑफिसर थे. ग्रामिणी हेड ऑफ विलेज. पालघाट मैसेंजर. स्थापति चीफ जज और तक्षान कारपेंटर को कहा जाता था. तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स है. तो बेसिकली ये 2 स्लाइड से कुछ समझने का नहीं, ये चीज़ें आप लोगों को याद करनी है. ठीक है,
आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मैंने कहा था कि हमने वैदिक लिटरेचर जब पढ़ा था तो उसमें एक हमारा वैदिक लिटरेचर पढ़ना रह गया था, दैट इज़ उपवेद। अब यहाँ पर ना उपवेद का मतलब होता है अप्लाइड नॉलेज। तो हर उपवेद हर वेद से एसोसिएटेड एक उपवेद है जो उसके एक सोर्स ऑफ नॉलेज की तरह काम कर रहा है, उसके से रिलेटेड और एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैंने वेदा से रिलेटेड प्रीज, ब्राह्मणास और उपनिषद्स भी लिखे हैं, बट हम ये चीज़ें ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पर सिर्फ उपवेद के बारे में बताऊँगी। क्लियर? तो ऋग्वेद, पहली चीज़ समझ लो, उपवेद जो है इट मीन्स अप्लाइड नॉलेज। ईच उपवेद, हर उपवेद जो है ये किसी ना किसी वेदा से क्या है, एसोसिएटेड है, जो कि सोर्स ऑफ नॉलेज की तरह काम करता है उस वेदा के लिए। ठीक है, जैसे कि ऋग्वेद से एसोसिएटेड जो उपवेद है वो है आयुर्वेद, और आयुर्वेद जो है मेडिसिन से रिलेटेड चीज़ें बताता है हमें। क्लियर? सामवेद की बात करूँ तो सामवेद से एसोसिएटेड उपवेद है गांधर्व, इट डील्स विथ म्यूजिक एंड डांस। यजुर्वेद से एसोसिएटेड उपवेद है धनुर, इट डील्स इन आर्चरी। एंड अथर्ववेद से एसोसिएटेड है स्थापत्य, जो कि आर्किटेक्चर के साथ डील करता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हर वेदास के साथ कोई ना कोई उपवेद एसोसिएटेड है जो कि उस वेद के लिए एज अ सोर्स ऑफ नॉलेज काम कर रहा है। ठीक है, एक और बार देख लेते हैं। ऋग्वेद का क्या है, आयुर्वेद, जो कि मेडिसिन के साथ डील करता है। सामवेद का है गांधर्व, जो कि म्यूजिक एंड डांस के साथ डील करता है। यजुर्वेद का है धनुर, आर्चरी के साथ डील करता है। और अथर्ववेद का है स्थापत्य, जो कि आर्किटेक्चर के साथ डील करता है। क्लियर? इसके अलावा थोड़ी और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, जैसे कि मुक्तिका उपनिषद। मुक्तिका उपनिषद में जितने 108 उपनिषद है टोटल, ये पूरे 108 उपनिषद की लिस्ट आपको इस उपनिषद में देखने को मिलेगी। प्लस मुक्तिका उपनिषद इज द लास्ट उपनिषद इटसेल्फ, इसलिए यहाँ पर पूरे 108 उपनिषद की लिस्ट हमको देखने को मिलती है। फिर स्वाध्याय अध्येत्व, ठीक है, ये एक फेमस स्टेटमेंट है जो कि वेद में लिखा गया था, जिसका मतलब है एवरीवन शुड रिसीव एजुकेशन, कि एजुकेशन सबके लिए है। ठीक है, सूत्र की बात करें तो इट इज़ कंपेयर्ड टू एल्जेब्रिक फॉर्मूला। कल्प सूत्र इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, इट कंसिस्ट ऑफ 3 ग्रुप्स। तो सूत्र बेसिकली अल्जेब्रिक फॉर्मूला से इसको कंपेयर किया गया है, जिसमें से जो कल्प सूत्र है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इस कल्प सूत्र में 3 ग्रुप्स है, एक है स्रोत सूत्र, दूसरा है गृहीजा सूत्र और तीसरा है धर्म सूत्र। तो जब मैं स्रोत सूत्र की बात करूँ, इसमें सब रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस की बात आ जाती है, ऑफ अग्नि, सोम एंड एनिमल, किस तरीके से हम एनिमल का सेक्रीफाइस कर सकते हैं। फिर अग्नि और सोम से रिलेटेड रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस की बात की गई है। गृहीजा सूत्र की अगर मैं बात करूँ तो ये डोमेस्टिक सेरेमनी से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पर डोमेस्टिक सेरेमनी से रिलेटेड जो रिचुअल्स होते हैं, जो नॉर्मली हाउस होल्डर्स परफॉर्म करते हैं, वो है गृहीजा सूत्र। धर्म सूत्र की बात करूँ तो धर्म वर्ड से क्लियर है, यहाँ पर लॉ से रिलेटेड कुछ होगा, तो इट डील्स विथ लॉज, मैनर्स एंड कस्टम्स ऑफ द पीपल। क्लियर? तो सूत्र एल्जेब्रिक फॉर्मूला से कंपेयर किया गया है। कल्प सूत्र में 3 ग्रुप्स आते हैं, स्रोत सूत्र, गृहीजा सूत्र और धर्म सूत्र। क्लियर? इसके अलावा देखो, मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को एंशिएंट रिवर्स के बारे में बताया था, इसमें थोड़े से और एडिशन कर दिए। जैसे कि मैंने अस्किनी का बता दिया था, उसका प्रेजेंट नेम चेनाब है। पारोशनी का आई गेस आप सबको याद हो गया होगा, रावी रिवर। वितास्ता का है झेलम। सुतुंद्री सतलुज को कहा जाता है। विपासा 20, कुभा काबुल को, और चर्मवती, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप MPPSC की तैयारी कर रहे हैं तो चंबल, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर? यहीं पर ख़त्म होता है हमारा लेटर वैदिक पीरियड। इसके साथ हम थोड़े से प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें ऋग्वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन है बैटल ऑफ 10 किंग्स। ये आई गेस मैं बहुत बार पूछ चुकी हूँ, तो अब तो आप लोगों को इसका आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, बैटल ऑफ 10 किंग्स, जिसे हम 10 राजन वॉर भी कहते हैं, इसे ऋग्वेद के कौन से मंडल में मेंशन किया गया है, इसका आंसर बताना है। What is the term used for search for cow or fight for cows in ऋग्वेद? वो कौन सा टर्म यूज किया जाता था? The name अघन्य mentioned in many passages of ऋग्वेद। अघन्य मतलब क्या है, ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which यज्ञ was performed for coronation of king? What was वेदा also known as? वेद को, जो ऋग्वेद है उसको और किस नाम से जाना जाता है, नॉट वेदा, what was ऋग्वेदा also known as, यहाँ पर ये पूछा गया है। ठीक है, सो यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा आज का लेक्चर। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होगी एंड कोई डाउट नहीं होगा।
सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ पर आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।